हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। और जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रोमो वीडियोस में बताया है कि यूपी में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीसीएस की परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। और इस बार ये 12 अक्टूबर को होने वाली है। और लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो इन इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम हमारी जो यूथ पावर एकेडमी है, हमारी ये कोशिश है कि चूंकि 1 महीने लगभग बच गए हैं आपके एग्जाम में, तो कि आपका जो भी करंट अफेयर्स है पिछले 7-8 महीनों का वो हम आपको रिवीजन करा सकें। और पिछली बार जो 2024 में ये परीक्षा दिसंबर में हुई थी, तो जनवरी फेब के बाद का जो भी कंटेंट है वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में। और यूथ पावर एकेडमी ने जो हमारी जो मैगजीन्स है वो यूपीएससी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं स्टेट सर्विसेज के उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। और हमने पूरा थॉरो स्टडी किया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने जो जनरल स्टडीज के पेपर हैं, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इनके जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग चीजों को सेपरेट करके हमने मैगजीन्स अपनी बनाई हैं। और हमारा डेली पीडीएफ है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक्स मिल जाएंगे। और अभी हमने अपना जो मैगजीन्स हैं उन्हें भी लॉन्च किया है। तो आपको फेब से लेके अगस्त की जो मैगजीन्स हैं वो अवेलेबल करा दी जाएंगी। उसके लिए आपको गूगल लिंक के थ्रू फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो भी हमारे जिस तरह की मैगजीन्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सारा डिस्क्रिप्शन उसमें आपको मिलेगा। और एक हमारी मंथली मैगजीन है, जो कि मंथली रिवीजन के अकॉर्डिंग बनी है। हमारे डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आता है और इसमें ये थोड़ा कंटेंट इसमें ज्यादा रहता है। सिमिलरली, अब चूंकि एग्जाम में क्विक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने फटाफट अपनी मैगजीन निकाली है। और इस मैगजीन में आपको टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी गवर्नेंस का, स्पोर्ट्स, हर चीज का आपको मैगजीन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसको आप अगर पढ़ते हैं तो जल्द से जल्द आपके चीजों का रिवीजन हो जाएगा। और जैसे मैंने अपने प्रोमो वीडियो में कहा था कि हम एक मैराथन क्लासेस टाइप का सोच रहे थे, बट अभी हम इसको रिवीजन क्लासेस के तौर पे चलाएंगे, क्योंकि मैराथन क्लास में वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं, 3-4 घंटे की सिटिंग हो जाती है। और हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर आप लोग क्लासेस को थोड़ा शॉर्ट करिए तो वो इजी हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारा मॉड्यूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी। जैसे अभी आपने देखा होगा हिस्ट्री का, हमारा कल्चर का, साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स का, ज्योग्राफी का, ये सारी टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और मैंने जैसे बताया कि मंथली हम लोग इसको कवर अप करेंगे, ताकि अगस्त तक का जो भी मटेरियल है वो आपका सारा रिवाइज हो जाए। तो फरवरी मंथ के काफी सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं। और अब आज हम आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी फरवरी के महीने में घटनाएं हुई हैं जो हमारी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उसको हम आपको कराएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में, तो अगर हम बात कर लें तो इस महीने में जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इसमें हमारे पास 100 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। और इन सारे आर्टिकल्स का कोशिश होगी कि क्विक रिवीजन हो जाए, ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे ना। और साथ साथ पढ़ने से ये होगा कि आपको चीजें याद होती जाएंगी और समझ में भी आएंगी ज्यादा। और टॉपिक वाइज है, तो अगर आपको लगे कि पॉलिटी में मेरा पिछड़ रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं और आप अपने चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपको ज्योग्राफी में दिक्कत है, या फिर आपको इकोनॉमिक्स में दिक्कत है, या आपको हिस्ट्री में दिक्कत है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में आए वो आपके सही हो। और हमारा मानना है कि जिस तरह से
वे में हमने अपनी मैगजीन्स बनाई हैं। एक पूरी हमारी टीम ने कॉम्प्रहेंसिव स्टडी की है और वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल हमारी कोशिश है कि आपको दिया जा सके ताकि आपके एग्जाम में वो काफी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। तो तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा पहला आर्टिकल है फरवरी मंथ का है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो झारखंड में महिलाओं के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था पिछले साल अगस्त के महीने में। और इसके तहत जो महिलाएं हैं 18 से 50 वर्ष की आयु की, उनको जो है वो आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई है। और वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोalition गवर्नमेंट है। और फिर दिसंबर 2024 में ये जो धनराशि थी इसको बढ़ाकर 2,500 रुपए तक कर दिया गया। और इस स्कीम का जो लाभ है वो काफी संख्या में महिलाओं को मिला है। और गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक 56 लाख से अधिक महिलाओं को जो है वो इसके तहत बेनिफिट मिला है। साथ ही साथ इसके लिए 1415 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो प्रोवाइड की गई है। और जैसा कि आपको मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी समरी या उनके डिटेल डिस्कशन के साथ साथ हम आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ कीवर्ड्स भी बताते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो कीवर्ड्स है, ये काफी हेल्पफुल रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपका स्टैटिक पोर्शन से भी जो चीजें पूछी जाती हैं उसका भी रिवीजन हो जाता है। तो अब अगर हम इस आर्टिकल में देखें तो हमने इस स्कीम के बारे में जाना। साथ ही साथ अगर आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को पढ़िए तो अब इसमें बताया गया है कि कैसे जो झारखंड स्टेट है उसे बिहार से अलग किया गया और 2000 में ये बना। और ये यहाँ पे काफी रिच जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, ट्राइबल जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है। और अभी फिलहाल यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो है वो गवर्नमेंट है। और अभी हाल फिलहाल में अभी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन है। और इनके पिता इसके पहले काफी चीफ मिनिस्टर रहे और उन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। शिबू सोरेन, उनका भी हाल फिलहाल में सितंबर माह में देहांत हुआ है। और इस योजना की अगर हम बात कर लें तो जैसे ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, तो ये तो आपका झारखंड से रिलेटेड स्कीम है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अदर स्टेट में भी महिलाओं को इस तरह से आर्थिक धनराशि प्रोवाइड करने के लिए स्कीम्स आई हैं। जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहन योजना है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में जो है वो माझी बेटी योजना है। तो इन सारी योजनाओं के तहत जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। और ज्यादातर जगहों पे 1500 से लेके 2,500 रुपए तक की जो धनराशि है वो महिलाओं को उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है कि सीधे जो पैसा है वो खाते में जाता है। तो इससे ये होता है कि बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनकी भूमिका काफी जो है वो खत्म हो जाती है और जो लाभ है वो सीधे लाभार्थी को मिलता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, इनसे रिलेटेड न्यूज है। और इन्होंने जो है वो एक नया प्रोसेस शुरू किया है जिसके तहत जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनका यूटिलाइजेशन करके जो है वो जो आधार है उसका ऑथेंटिकेशन जो है वो कराया जाएगा। और इसके लिए जो है वो कुछ बदलाव किए गए थे। आपके आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज अमेंडमेंट रूल्स 2025। तो इसके तहत जैसे कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट एंटिटी है उसको वेरिफिकेशन जैसे कराना है तो उसके लिए जो भी सरकार का जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, वो उसको प्रपोजल करेंगे और उसके लिए अपनी रिक्वेस्ट देंगे और उस पे जो है वो जो मिनिस्ट्री है पर्टिकुलर, तो वो उस प्रपोजल को देखेगी और फॉरवर्ड करेगी यूनियन गवर्नमेंट को। और फिर वो उसे UIDAI के पास भेजेंगे और फिर उसका जो ऑथेंटिकेशन का कार्यक्रम है वो किया जा सकेगा। तो माना जा रहा है कि इससे जैसे कि जो प्राइवेट होटल्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा और इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो सकेगा। फिर अगर हम देख लें आधार को, तो देखिए जैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में बताया गया कि आधार जो है वो 12 डिजिट का नंबर है। ये कई बार पूछा भी गया है। और ये जो भारत भारत के जो रेजिडेंट होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं,
सिटीजन्स नहीं, रहने वाले, मतलब अभी सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बताया भी गया है कि आधार जो है वो सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं करता है। ये एक रेजिडेंशियल प्रूफ है, मतलब कि ये प्रूफ बताता है कि ये भारत के निवासी हैं, और इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो है वो नंबर इशू किया जाता है। और ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे जो है वो इनको प्रस्तुत किया जाता है, एड्रेस प्रूफ के तौर पे। जैसे कि आपको पासपोर्ट बनवाना हो या कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो तो वहां पे आधार का जरूरत पड़ता है, बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर गैस कनेक्शन लेना हो, तो हर जगह जो है आधार यूजफुल है। साथ ही साथ आपके रेलवे में, टिकट में, और अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो वहां पे भी जो है वो आप इन नंबर से जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, और इससे आपकी जो आइडेंटिटी है उसको जानने में जो संस्था है उसको आराम मिलता है। और तो ये है कि अभी तक जो है वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं को लिए जो है वो इनका जो सर्विसेज ज्यादातर उनका यूज किया जाता था, और अब जो है ये प्राइवेट जो एंटिटीज हैं वो भी जो है वो प्रपोजल दे सकेंगी सरकार को, और इनका जो है वो लाभ जो है वो उठा सकेंगी। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है पोलिंग स्टेशंस पे सीसीटीवी लगाने से संबंधित, और कुछ जो रूल्स हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है, जैसे पहले जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है उसको कहा गया है कि अब 1200 से जो पर वोटर पोलिंग स्टेशन में जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनको आप बढ़ाइए, 1200 से बढ़ा के उसको 1500 करिए, और ताकि किसी भी प्रकार का जो एविडेंस है पोलिंग से रिलेटेड, जो भी पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म ना हो। और अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स और जो भी वोट हैं उनको लेके थोड़ा विवाद चल रहा है पिछले काफी समय से, और इसी को लेके जो है वो पीआईएल दाखिल किया गया था, सोशल एक्टिविस्ट हैं इंदु प्रकाश सिंह उनके द्वारा। और इसमें इन्हीं के पीआईएल पे जो सुप्रीम कोर्ट है इसने कहा है कि जो भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उसको आप प्रिजर्व करके रखिए ताकि पता चल सके कि किसने वोटिंग किया, कैसे क्या वोटिंग हुआ। और जो विपक्ष है उसका कहना है कि वोटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो उसको लेके वो लोग आरोप लगा रहे हैं। और अगर हम हाल फिलहाल का देखें तो जैसे ये तो इन्फॉर्मेशन आपकी फरवरी मंथ की है, अगर हम रीसेंट की बात करें तो रीसेंट में भी इलेक्शन कमीशन को ने बिहार में जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज शुरू की, और उसके बाद से विवाद काफी गहरा गया। और अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी पेंडिंग है, जिसमें कि बिहार की पूरा जो एसआईआर कराने के लिए 11 डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल माने गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आधार को भी एज ए आइडेंटिटी प्रूफ मानिए ताकि कोई भी जो वोटर है उसका वोटिंग का राइट ना हटे। क्योंकि इनिशियली जब एक महीने प्रोसेस चली तो उसमें पाया गया कि करीब 65 लाख जो वोटर्स हैं वो वोटर्स लिस्ट से उनका नाम हट गया। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माइग्रेशन की वजह से और डेथ की वजह से जो है कुछ लोगों के नाम जो है वो हटे हैं। तो इसको लेके भी काफी बाद में विवाद जो है वो चला है, और अभी भी ये स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन और ये सारी चीजें इस टाइम पे काफी दिनों से न्यूज में चल रही हैं, तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इलेक्शन कमीशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको किस आर्टिकल के तहत क्या जो है वो उसको पावर है। और ये जैसे कि देखिए आप, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 इसके तहत इसका गठन हुआ है। और जो भी देश में चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और बाकी जो स्टेट असेंबलीज हैं, और जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वहां पे भी जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराने की ड्यूटी है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम इसको अभी से रिलेट करके देखें तो अभी हाल फिलहाल में हमारे उपराष्ट्रपति नए नियुक्त हुए हैं, 15वें उपराष्ट्रपति। और जगदीप धनकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था बजट मॉनसून सत्र के पहले दिन, तो उसके बाद वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, तो वहां उसमें भी जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है। और जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, और ये पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे।
तो इस तरह से जैसे इलेक्शन कमीशन के पास क्या-क्या राइट्स हैं, किन-किन का ये इलेक्शन कराते हैं, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, कौन-कौन से रूल से गवर्न होते हैं। जैसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं 1931 के 1961 के, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, जिसमें कि पूरी प्रक्रिया दी गई है कि किस तरह से देश में चुनाव जो है वो होंगे। और अगर हम देखें तो मतलब यहाँ पे 18 वर्ष की आयु के बाद जो भी सिटीजन हैं वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की न्यूज़ काफी लंबे समय से चली आ रही है, तो इलेक्शन कमीशन काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। फिर अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की कई सारी इनिशिएटिव्स हैं यूथ के लिए, मिडिल क्लास के लिए, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। और जो यंग लोग हैं उनकी एजुकेशन और जॉब के लिए एक नई योजना लेके आई है सरकार की, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है। और इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए लोन सहायता जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके तहत 1 करोड़ जो युवा है उनको टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसका घर खरीदने का एक सपना होता है, और उसको पूरा करने के लिए जो है वो उनको सेफ जो है वो सब्सिडीज दी जाएंगी, होम लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा उड़ान स्कीम है जिसके तहत जो है वो एयर ट्रेवल का जो सपना है कि हम भी जो है वो हवाई यात्रा करें, तो इसका जो है लाभ जो है वो काफी संख्या में लोगों को मिल रहा है। कंसेशनल रेट पे जन औषधि केंद्र जो है वो खोले गए हैं, जिन पे जो दवाइयां हैं वो काफी सस्ती मिलती हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको जो है वो ध्यान में रखते हुए कि वहां पे जो है वो जो रीजन है उसके जो एस्पिरेशन है उनको फुलफिल किया जा सके, और किसी प्रकार का वो अपने आप को एलिएनेशन जो है वो फील ना करे। तो इन सबसे जो है वो जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो हमारे लिए पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये जो है वो जो यूथ है, जो युवा है, उनके हायर एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है। तो इसको आप याद रखिएगा कि अगर ये पूछ दे कि विद्या लक्ष्मी स्कीम का उद्देश्य क्या है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक मूवी बनी है जिसका नाम था दिल्ली बी 2020। और इसको लेके विवाद है, हाल फिलहाल में काफी इस तरह की मूवीज बनी हैं। और तो इसको लेके जो है वो डायरेक्टिव जो है वो जारी किए गए हैं प्रोड्यूसर्स को कि फिल्म जो है वो किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे जो है उसको ना दिखाया जाए। और इसके ये जो मूवी है ये 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है दंगे हुए थे, तो उन्हीं पे आधारित है। तो हमारे लिए मूवी का नाम हमारे एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए, कि अगर ये आ जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ दिल्ली 2020 जो है ये एक मूवी का नाम है। सिमिलरली अब सर्टिफिकेशन का काम जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको जो है वो ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है मिनिस्ट्री। और स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो कि एक्ट के थ्रू जो है वो जो बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी होती हैं जिनका की आर्टिकल है, प्रावधान है हमारे संविधान में, और उसके तहत वो बनती हैं। और जो सीबीएफसी होती है, इसका काम होता है देखना कि किस तरह की जो मूवीज बन रही हैं उनसे किसी प्रकार के कोई जो है वो अनैतिक चीज ना हो, जो जिसका जो है वो बुरा प्रभाव पड़े। और ये सारी चीज़ों को देखने का काम जो है वो सीबीएफसी का होता है। और ना सिर्फ दिल्ली 2020 इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, जिनको लेके कुछ ना कुछ विवाद हुआ है, और उसपे जो है वो कोर्ट में केसेस जो है वो चले हैं। तो ये जितनी भी मूवीज़ हैं, जिनके नाम आपको आगे देखने को भी मिलेंगे, तो ये नाम इनके हमें थोड़ा-सा पता होने चाहिए। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसके बारे में हमें थोड़ा-सा ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका कार्य क्या है, ये कब बनी? तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में इस तरह से आती हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो फरवरी में यूनियन बजट भी प्रस्तुत होता है। और यूनियन बजट में जो-जो चीज़ें आई हैं, तो उसमें क्या-क्या स्कीम्स हैं, कितना-कितना एलोकेशन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
जैसे कि अगर हम 2025-26 के बजट की बात करें, तो 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है, उसे जो है वो एलोकेट किया गया है न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के लिए। और इसके तहत पूरे देश में अ, ये रोजगार को जो है वो बढ़ाने का काम किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार है वो जनरेट हो सके। और इसके अलावा अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए और बच्चों के विकास के लिए भी बजट में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। इनके लिए भी महिलाओं की जो आर्थिक सुरक्षा, साथ ही साथ उनके लिए जो है वो एक बेहतर वर्क प्लेस तैयार करना, इसके लिए भी जो है वो सरकार का फ़ोकस होगा। और इनका ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम जो महिलाएँ हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आर्थिक कार्यों में उनका सहयोग बढ़े और 70% तक जो है वो सहयोग को बढ़ाने की बात जो है वो कराई जा रही है। और बजट में एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मतलब कि बिज़नेस के लिए जो है वो 2 करोड़ तक के लोग जो है लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और सरकार का कहना है कि आगे आने वाले 5 वर्ष में 5 लाख से अधिक महिलाओं को इसके सुविधा का जो है वो लाभ दिया जाएगा। और अगर हम बात कर लें तो जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है महिला और बाल कल्याण विभाग में के लिए हुआ है इसमें, और करीब जो है वो 26,800 अ, 79 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी धनराशि है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके लिए कितना प्रावधान किया गया है। और बजट की हम बात कर लें तो इसका हम इकोनॉमी के सेक्शन में भी डिस्कस करेंगे कि एक ये सालाना जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो स्टेटमेंट होता है, और उसमें बताया जाता है कि सरकार कितना टोटल खर्च करेगी एक पर्टिकुलर वित्त वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, किस सेक्टर में कितना खर्च करेगी, किस चीज़ को बढ़ावा देगी, कौन-कौन सी नई जो है वो योजनाएँ जो हैं वो लाई गई हैं। तो इन सब का इसमें जो है वो बताया जाता है। और फरवरी में जो है ये बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाता है सरकार के द्वारा। और तो इसी में जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बात हुई, महिला के लिए बात हुई। अब एक मिशन वात्सल्य ये भी जो है प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसमें जो है वो बच्चों की सुरक्षा के लिए ये सर्विसेज जो है वो ये हैं, और इसके लिए जो धनराशि है इसको काफी बढ़ाया गया है। तो फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो जन विश्वास बिल, इसका जो है वो अनाउंसमेंट किया गया सरकार के द्वारा। यूनियन बजट में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने घोषणा की कि सरकार जो है वो जन विश्वास बिल 2.0 ले आएगी। और इस बिल का जो उद्देश्य है वो ये है कि 100 ऐसे प्रावधान हैं, लीगल प्रोविजंस हैं, जिनके छोटे-छोटे जो अपराध हैं तो उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, ताकि उनमें जो है वो सजा नहीं दी जाएगी। बहुत ही छोटे-छोटे से अपराध होते हैं और जिनकी वजह से जो है वो दिक्कतें होती हैं। तो इसी के लिए जन विश्वास बिल जो है वो फरवरी के माह में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। और बाद में अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो अभी हमारे मॉनसून सेशन में ये बिल जो है वो पास हो चुका है। और जो पहला एक्ट था जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2023, इसी इसके तहत जो है वो 183 सेंट्रल ऐसे एक्ट्स थे जिनको कि डीक्रिमिनलाइज किया गया था। और अब ये नया 2.0 लाया गया है, जिसको कि मॉनसून के सत्र में जो है वो इसको सरकार ने पास करा लिया है। और अगर हम इस बिल की बात करें तो जो ये बिल है इसका उद्देश्य है कि रिफॉर्म करना, ताकि जुडिशरी पे जो बर्डन है कम हो, और जो लिटिगेशंस होते हैं, जो याचिकाएं दायर की जाती हैं उनमें कमी आए, उनमें जो खर्चे आते हैं उनमें। और सरकार की कोशिश है कि जो छोटे अपराध हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, उनको कम, उन पे जो पेनाल्टी है उसको लगा के उसको खत्म किया जा सके, या फिर ये क्या है कि चेतावनी दे के जो है वो छोड़ा जा सके। तो इसके लिए जो है ये जन विश्वास कानून जो है वो ले आया गया है। तो ये चूंकि जन विश्वास कानून इस बार शुरू से ही जो है वो न्यूज में बना हुआ है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अगर हम देख लें तो सरकार की तरफ से बताया गया कि 2023-24 जो वित्त वर्ष है उसमें 68 लाख जो एक्टिव वर्कर्स थे उनको डिलीट किया गया या कैंसिल किया गया अंडर महात्मा गांधी रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा के तहत।
और अब ये हमारे लिए स्कीम इम्पोर्टेंट हो जाती है कि नरेगा, ये कई बार पूछा भी गया है। और इसके तहत जो है वो लोगों को राइट टू वर्क का अधिकार दिया जाता है कि उनको 100 दिन का जो है वो वेज मतलब पैसा दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हर वित्त वर्ष में, जो भी ग्रामीण लोग हैं उनको। और एक तरह से ये लार्जेस्ट जो है, सबसे बड़ा जो है वो काम की गारंटी प्रोवाइड करने वाला प्रोग्राम है। और नरेगा की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 23 अगस्त 2005 को। इसको पहले जो शुरुआत में इसका एक्ट का नाम था नरेगा, NREGS, और बाद में इसके आगे महात्मा गांधी का नाम जो है वो जोड़ा गया। और ये यूपीए की सरकार के टाइम पे इसको ले आया गया था। तो कई बार पूछा भी जा चुका है पुरानी स्कीम्स की ये क्या है, तो इस पे भी जो है वो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि पीसीएस में अभी अगर हम 2024 की बात करें तो पुरानी कई सारी स्कीम्स जो है वो उनके बारे में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो पॉलिटी में फरवरी के माह में जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने जो है वो राज्य सरकारों को अ, ये बोला कि जो हमारा स्टेट जो राष्ट्रीय चिन्ह है और जो लोगो है उसका जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज हो। और सरकारें इस बात पे ध्यान दें कि किसी तरह का उनका मिस यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पाया गया कि जो है वो डिफरेंट पब्लिकेशंस में, सील्स में, बिल्डिंग्स में इनका जो है वो यूज किया गया है। और उसमें सत्यमेव जयते का यूज नहीं किया गया है, जो कि मोटो है हमारे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया का। और तो सरकार के मिनिस्ट्री के द्वारा ये बताया गया कि भाई लायन कैपिटल लोगो जो है ये इनकम्प्लीट है अगर आप सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में ना लिखा रहे। और इसका मिसयूज हो रहा था, तो इसीलिए जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सरकारों को से ये बोला गया है कि इसके जो इम्प्रॉपर यूज है, जो मिस यूज है, इसको आप देखिए और इसको रोकिए। और कई बार पूछा भी जा चुका है कि जैसे स्टेट एम्बलम की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो है वो शेर के तीन जो है वो मुंह है, तीन मुंह इसमें दिखते हैं। और इसमें धर्म चक्र भी है सेंटर में बना हुआ। साथ ही साथ राइट में बुल है और एक घोड़ा है। साथ ही साथ लेफ्ट में जो है वो घोड़ा है। और साथ ही साथ सत्यमेव जयते जो है वो देवनागरी में लिखा हुआ है। तो ये जो स्टेट एम्बलम है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 और स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ यूज रूल्स 2007, इसके तहत जो है वो रिस्ट्रिक्शन है कि कौन किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। तो ये अब चूंकि न्यूज में था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये ऑफिशियल सील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसको सारनाथ का जो लैंड कैपिटल ऑफ अशोका है उससे जो है वो इसको लिया गया है। और सत्यमेव जयते की अगर हम बात कर लें तो इसका मतलब है कि सत्य की जो है वो विजय होती है। तो अगर इस तरह से देखिए तो ये पूरा जो आपका क्वेश्चन है इस पे आ सकता है, और ये आर्टिकल हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम देख लें तो पंचायती राज जो मंत्रालय है, इन्होंने कहा है कि जो भी केसेस हैं वुमेन पंचायत से रिलेटेड, कि वुमेन जो पंचायत में जो महिला प्रधान है उससे रिलेटेड केसेस हैं। और इसमें पाया गया है कि जो महिला रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, प्रधान होती हैं, उसमें 46.6% मतलब लगभग 50% जो हैं जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो चुनी गई उम्मीदवार तो महिलाएं हैं, बट जो काम है, जो देखने का काम है, उनके जो है वो पुरुष जो रिलेटिव हैं, जैसे कि बेटे हैं या पति हैं, वो देखने का काम करते हैं। तो इसको लेके जो है वो काफी चिंता जताई गई है। तो इसको लेके जो मिनिस्ट्री है उसने जो है वो रिकमेंडेशन किए हैं कि देखा जाए एंटी प्रधान पति चैंपियंस, और महिलाओं को इसमें नियुक्त किया गया है कि वो देखे कि जो काम है, जो महिला प्रधान नियुक्त हुई है उन्हीं के द्वारा देखा जाए।
तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि पंचायती राज व्यवस्था की बात कर दी गई है, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो इसको ले आया गया, जैसे 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, संविधान संशोधन कानून, और उसके तहत जो है वो महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन है हमारे जो ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं उसमें। और इसमें जो भी सरकार यूनियन टेरिटरीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ 50% जो है वो महिलाओं की को चुना जाता है। और इसी में पाया गया है कि काफी जो है वो इरेगुलरिटी क्या होती है कि ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगे आए। लेकिन बात हो जाती है कि चुनाव तो वो जीत लेती हैं, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम है वो उनके पति देखते हैं या उनके बेटे देखते हैं। तो इससे जो ये प्रोविजन है इस एक्ट का, वो काफी जो है वो हद तक पूरा नहीं हो पाता है, जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1992 में आया था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अंतर्गत जो है वो कौन कौन से शेड्यूल्स को जो है वो इंक्लूड किया गया, ये भी कई बार पूछा जा जा चुका है। तो हमारे एग्जाम में अगर आप इस तरह से चीजों को रिलेट करके देखेंगे, तो करंट से ही आपका स्टैटिक पोर्शन भी काफी हद तक कवर हो जाएगा। तो ये था। अब नेक्स्ट जो हमारे आर्टिकल्स हैं, इनको हम आप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा भी मानना है कि अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक वीडियोस क्लासेस कराते हैं, तो एक टाइम के बाद थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम होती है चीज़ों को करने में। तो यहाँ तक जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, इनको आप अच्छे से रिवीजन करिए, और फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के आर्टिकल हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस तरह से आपके फरवरी मंथ का पॉलिटी और गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी का जो पार्ट है वो थोड़ा लेंदी है। अगर हम अदर टॉपिक्स की बात करें, तो जैसे स्पोर्ट्स है, तो उसमें काफी कम न्यूज हैं, तो उनको हम जल्दी कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसमें ज्यादा चीजें हैं, तो इन्हें हमें टाइम देना पड़ेगा और आपको समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पॉलिटी में करंट अफेयर्स को इस तरह से करेंगे ना, तो हमारे जो टॉपिक हैं वो भी जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे हमने पंचायती राज डिस्कस किया, आगे हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन को डिस्कस करेंगे, हम लोकपाल को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आपकी कवर हो जाएंगी। तो आप चैनल को जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ जो मैगजीन है उनको भी आप जाके लीजिए, और गूगल फॉर्म को फिल करके आपको जो भी मैगजीन्स हैं वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी।